Yes friends, so welcome again. हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे कूलम्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और आज की भी पूरी क्लास उसी पे डेडिकेटेड रहेगी, राइट? ऑल सेट। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप कर लीजिए। ये 16 ESU का चार्ज है, ये 9 ESU का चार्ज है, ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट P है और यहाँ चार्ज 1 ESU का रखा है, यहाँ चार्ज 1 ESU का रखा है। तो पॉइंट P पर रिजल्टेंट फोर्स बताइए। पॉइंट P पर रिजल्टेंट फोर्स बताइए। अक्षत कुमार आंसर बोलिए। √2 हाँ शाबाश, यूनिट्स के साथ आंसर बोलिए। √2 9 हाँ 9 हाँ डाइन, ओके फाइन, राइट, ऑल राइट, ठीक है। इस पर जो फोर्स होगा ना, इसके कारण उसकी ये डायरेक्शन होगी और वो फोर्स होगा 16 × 1 अपॉन 4 स्क्वायर। वो 16/16 वो फोर्स 1 सीजीएस यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज 1 का रखा है, 9 × 1 अपॉन 3 स्क्वायर। ये जो फोर्स है ये 9/9 हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। अब ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि हमारा बढ़िया 3 4 5 ट्राइंगल था, ये एंगल 90 था तो ये भी 90 डिग्री था। अब ये फोर्स 1 यूनिट है और ये फोर्स 1 यूनिट है और एंगल 90 डिग्री है, तो आंसर है 1√2। और फोर्स की सीजीएस यूनिट √2 9 बोल देंगे। जो आंसर है फोर्स का वो है √2 9, राइट। आपको इस फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है, फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम -y एक्सिस, फ्रॉम -y एक्सिस फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। ये फोर्स भी 1 यूनिट है, ये फोर्स भी 1 यूनिट है। क्या कर आंसर बता दीजिए। अगर ये थीटा है तो जो टेन थीटा है वो है Fy/Fx। नहीं, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो Fx/Fy। जो टेन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इस ट्रायंगल का ये बेस होगा और उसको मैं यहाँ ले आऊंगा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। टेन थीटा आएगा 1, थीटा आएगा 45 डिग्री, तो अपना आंसर आएगा 45 डिग्री फ्रॉम -y एक्सिस। ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, आप सब रीअरेंज तो कर ही लेंगे, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, आप रीअरेंज कर लेंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले तो ध्यान यही देना चाहिए कि कौन सा पॉइंट है, किस पॉइंट पे फोर्स मांगा गया है। इस पॉइंट पे फोर्स मांगा गया है वो आप ध्यान से देख लिया करें। ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमने किया था, पहले यहाँ फोर्स मांगा था, फिर कहीं यहाँ फोर्स मांग लिया था। तो चलिए अभी यही कर लेते हैं ना, शायद किया तो नहीं है। ABC और ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है D और यहाँ पे भी चार्ज रखा है Q, यहाँ पे भी चार्ज रखा है Q। तो आप Q पे पॉइंट D पे रिजल्टेंट फोर्स बता दीजिए, पॉइंट D पे रिजल्टेंट फोर्स बता दीजिए। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि हमेशा सेंट्रॉइड पे फोर्स मांगा होगा। मैं उसी को इवेट कर रहा हूँ बार बार कि आपकी टेंडेंसी होगी कि अब तो ये सेंट्रॉइड पे फोर्स मांगेगा और मैं आगे जा रहा हूँ।
देखो इसके फोर्स और इसके फोर्स का वेक्टर सम निकालना है। एफ नेट जो है ना वो फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, इन सब का वेक्टर सम है, इन सब का वेक्टर सम है। ठीक है, अब पहले इसका असर देखता हूं, इसका असर देखता हूं। एफ डी बी इज इक्वल टू माइनस एफ सी डी, एफ डी सी। डी पर बी के कारण फोर्स यहां होगा और सी पर डी के कारण फोर्स यहां होगा। डी पर फोर्स सी के कारण यहां होगा। ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा और ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा। अच्छा, जो भी ये चार्ज है और जो भी ये डिस्टेंस है वो बराबर है, तो इसका क्यू बाई डी स्क्वायर और इसका क्यू बाई डी स्क्वायर बराबर आएगा। Q1 into Q2 by d square और Q1 into Q2 by d square ये बराबर आएगा। इस पॉइंट पे इन दोनों का फोर्स कैंसिल कर देगा। इस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस का फोर्स कैंसिल कर देगा। यहां तो एक रूल बना ही सकते हैं, लिख दीजिए यूजफुल रूल, इंपॉर्टेंट रूल है, 2 स्टार दे दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। थोड़ा यूजफुल रूल है। और ये है कि नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, पूरा कैप्स में या पूरा रेडिंग से लिख दीजिए, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज kept at the midpoint of two equal and like charges. Midpoint of two equal and like charges is 0. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जानते हैं कि यहाँ पे फोर्स 0 है, तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। लिख दीजिए therefore a charge placed at the midpoint of two equal and like charges, a charge placed at the midpoint of two equal and like charges is in equilibrium। क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है ना, तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। इस पे नेट फोर्स 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम में है। Such a point is also called neutral point. Such a point is also called neutral point. तो अभी क्या हो गया कि D पर इसका असर और इसका असर ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। D पर इन दोनों का असर तो नहीं होगा और D पर इसका असर होगा, और ये तो हम लास्ट क्लास में निकाल ही चुके थे। ये जो डिस्टेंस है AD, ये है L cos 30। अगर ये L है और ये एंगल 30 है, तो ये L cos 30 है √3/2। और मेरे को अगर इसका असर यहाँ निकालना है, फोर्स ऑन D ड्यू टू A निकालना है, तो वो होगा K Q1 Q2 बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर। और डायरेक्शन भी, अब जैसे भी ऑप्शन देके आपसे डायरेक्शन पूछ लें, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ये है, क्योंकि इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे के असर को यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो इक्वल और लाइक चार्जेस के मिड पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट होता है। इक्वल और लाइक चार्जेस के मिड पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट होता है। बस हो गया, राइट। और अब फाइनली मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको शायद आप बहुत समय से एंटिसिपेट कर रहे हैं। अब मैं फाइनली आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये ऐसा है, ए बी सी तीनों वर्टाइसेस थे। ऑफ कोर्स मैं हमेशा जब तक अलग से कुछ ना बोलूं, मतलब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की ही बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो सेंट्रॉइड है,
इस सेंट्रॉइड पे रिजल्टेंट फोर्स बताना है आपको। 0 पे 0 इसका आंसर 0 है। 0 राइट, इसका आंसर 0 है। अब पूरी सिमेट्री है, अब पूरी सिमेट्री है। जितना फोर्स यहाँ है उतना ही फोर्स यहाँ है और उतना ही फोर्स यहाँ है। मतलब यहाँ पे भी एक चार्ज रखा है, इधर सेंट्रॉइड पे भी एक चार्ज क्यू है। ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा और ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा। अब ये 3 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, पूरी सिमेट्री है। बस आप लिख दीजिए आंसर 0 और इसका जवाब लिख दीजिए। रूल बना दीजिए, रूल बना दीजिए। राइट किंजल, थैंक यू। लिख दीजिए, if identical charges are kept, identical charges are kept at the vertices, at the vertex, at the corners, at the corners of a n-sided regular polygon, n-sided regular polygon, then the resultant force on a charge kept, resultant force on a charge kept at, resultant force on a charge kept at the geometrical center of the figure, charge kept at the geometrical center of the figure will always be 0. Will always be 0. Because all Q and all D are same. Symmetry है, symmetry होनी चाहिए। All Q and all D are same. इसलिए जो फोर्सेस है ना, ये वाले फोर्स ऑन G ड्यू टू A या फोर्स ऑन G ड्यू टू B या फोर्स ऑन G ड्यू टू C, ये फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, ये मैग्नीट्यूड्स इक्वल है सबके, क्योंकि ये Q1 Q2 का प्रोडक्ट सेम है और ये डिस्टेंस जो भी है वो सेम है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी ये प्रोडक्ट है वो सेम है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। अब सिमेट्री है, आपको ये सिमेट्री दिख रही है, क्योंकि ये सिमेट्री है, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। इसका भी एक और रूल बना लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट रूल है। 3 स्टार्स को भी दे दीजिए, अलग इंक इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, रेड इंक से लिख लीजिए। वेक्टर्स के चैप्टर का एक रूल आपको याद दे रहा हूं, लिख दीजिए। If n vectors equal in magnitude act at a point, n vectors equal in magnitude act at a point, and these vectors are equally inclined to one another, these vectors are equally inclined to one another, then the resultant of these vectors will always be 0. Resultant of these vectors will always be 0. n वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड बराबर है और सब आपस में इक्वल एंगल बनाते हैं, सब आपस में इक्वल एंगल बनाते हैं, तो उन सब का रिजल्टेंट 0 आएगा। अगर n वेक्टर्स हैं और सब आपस में इक्वल एंगल बनाते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। ऑफ कोर्स शायद ये एंगल 360/n होगा, है ना। चलिए ये लाइन डैश करके आगे लिख दीजिए। फॉर अ n-sided regular polygon, n-sided regular polygon, angle subtended by one side, angle subtended by one side at the center, angle subtended by one side at the center is 360 degree upon n.
2 पाई बाय n रेडियंस में, 2 पाई बाय n रेडियंस में। ऑलराइट, बस अब अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं मैं, और ये चारों चार्जेस क्यू हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। आपको रिजल्टेंट फोर्स बताना है। रिजल्टेंट फोर्स बताइए। सर कहाँ पे? वेरी गुड, एक्सेलेंट, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। कि आप कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। वेट करिए, सवाल में ढंग से उसको पढ़ने का इंतजार करिए, क्या मांगा है। हाँ, मैं अब बता रहा हूँ आपको, ये पॉइंट जो पी पॉइंट है, ये पॉइंट जो कि इसका मिड पॉइंट है, यहाँ आपको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। और ये साइड एल है, स्क्वायर है, ये साइड एल है, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए। Yes, anybody? ये L/2 हो जाएगा। आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो dp है वो √L² प्लस L²/4 है, वो √5/4 L है ना। कुछ आंसर आया किसी का? वो पॉइंट पी पे क्यू चार्ज है। हाँ, चार्ज, सॉरी, हर जगह क्यू है, जहाँ मैं नहीं बोला हूँ। हाँ, यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है। ये डिस्टेंस है, और से पहले आपको भाई चार्ज चाहिए, फोर्स चाहिए, तो दोनों चार्जेस चाहिए, Q1 Q2, और साथ में डिस्टेंस चाहिए, फोर्स चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो इसका यहाँ जो फोर्स आएगा ना, ये Q इस Q को रिपेल करेगा, और ये Q इस Q को रिपेल करेगा। मुझे बाद में इन दोनों के बीच में एंगल भी सोचना होगा। अगर डायरेक्शन चाहिए तो, रिजल्टेंट चाहिए तो जो एक का फोर्स आएगा ना, फोर्स ऑन P ड्यू टू जो V आएगा ना, वो आएगा K Q1 Q2 अपॉन ये जो डिस्टेंस आया था √5/4 L का स्क्वायर, फिर आएगा K Q² into L², सॉरी L² तो नीचे ही रहेगा, इस टर्म के स्क्वायर बन जाएगा, ये 4/5 आ जाएगा। ये एक का असर है। और जो मैग्नीट्यूड सिमेट्री के कारण, ड्यू टू सिमेट्री, जो P पे B का असर है, वही P पे C का असर है, वही P पे C का असर है, ड्यू टू सिमेट्री। क्योंकि ये चार्जेस का प्रोडक्ट भी सेम है, और ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है। अब एक का असर निकाला, दूसरे का असर निकाला, अब आपको इनके बीच में एंगल थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ संकल्प, बोलिए आंसर। सर 8/5√5 KQ²/L²। फिर से बोलो। 8/5√5 KQ²/L²। ओके, ऑलराइट। हाँ, अपन वो जो के वगैरह लगा के फिलहाल बात करें, वो ऑप्शंस में देखना पड़ेगा एक बार फिर यहाँ पे कि ऑप्शंस के टर्म्स में है कि 4πε0 के टर्म्स में है। एनीवे, जब आप रिजल्टेंट निकालते हैं दो वेक्टर्स का, तो आप एक वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं, और फिर दोनों के बीच में एंगल निकालते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई एंगल। रिजल्टेंट तो हमारा फोर्सेस तो आ गए, हमने चार्जेस का प्रोडक्ट ले लिया और ध्यान से ये डिस्टेंस निकाल लिया। मैं तो केवल ये सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इनका शायद कोई खास मायने नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं सिर्फ एक बात सिखा रहा हूँ कि आप सवाल में पहले इस बात का इंतजार करें कि फोर्स कहाँ मांगा है।
शायद यू विल हैव अ टेंडेंसी टू जंप टू कंक्लूजन। जो सवाल आपको आता है, आपको लगा है वही पूछा है, आपकी टेंडेंसी ये ना हो कि यहाँ फोर्स मांगा है बस मैं ये सिखा रहा हूँ। अब मैंने एक का असर देखा, दूसरे का असर देखा, और अब मैं इनके बीच में एंगल देखने वाला हूँ। अब अगर ये 90 डिग्री है और ये सिमेट्री तो नहीं बन रही, ये एंगल 45 डिग्री तो नहीं है, ये एंगल 45 तो नहीं है, क्योंकि जो सेंटर से यहां जा रहा होता, यहां तो जा रहा होता वो 45 होता, यहां तो जा रहा होता वो 45 होता, ये एंगल 45 नहीं है। तो ठीक है, इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। और जरा मैं अब थीटा में निकाल तो सकता ही हूँ, क्योंकि मुझे ये साइड और ये साइड पता है, मुझे यहाँ पे टेन थीटा पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बात क्लियर हो गई अब कि थीटा 45 डिग्री नहीं है। फिर से टेंडेंसी यही है कि हम शायद अज्यूम करें कि थीटा क्या है, शायद हमें लगे कि 45 डिग्री ही आएगा, पर डायगोनल्स के इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे होते हैं। ये डायगोनल से जा रहा होता तो एंगल 45 डिग्री होता, ये डायगोनल से नहीं जा रहा है। tan थीटा खैर मैं निकाल सकता हूं, या मैं इवन थर्ड साइड निकाल के cos थीटा ही निकाल लूंगा, क्योंकि रिजल्टेंट में मुझे cos थीटा की जरूरत पड़ती है। अब दो फोर्सेस अगर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो उनका रिजल्टेंट आएगा f² प्लस 2ff cos थीटा। ये इसका आंसर आ जाएगा 2f² प्लस 2f² cos थीटा। तो जरा मैं पहले थीटा निकाल लूं। और यहाँ पे भी एक और बात ध्यान देने योग्य हो गई कि इन दोनों के बीच में एंगल तो 2 थीटा आ रहा है, इन दोनों के बीच में तो एंगल 2 थीटा आ रहा है। मैंने ऐसे ही किसी इस एंगल को थीटा मान लिया, ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा है, और फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये थीटा है, फिर बाकी सब तो सिमेट्री के कारण आएगा। और अगर रिजल्टेंट चाहिए तो ये मेरी गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल चाहिए, तो cos 2 थीटा निकालना पड़ेगा। दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल चाहिए। दिस इज अगेन अनदर पॉइंट ऑफ मिस्टेक कि आप जिसे थीटा अज्यूम कर लोगे, आप शायद बाद में उसी थीटा को आगे कैलकुलेशंस में यूज करोगे, जबकि जरूरत आपको इस थीटा की नहीं है, जरूरत आपको ये पूरे थीटा की है। अब हम इसमें 2f² into 1 प्लस cos 2 थीटा निकाल सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, चाहे तो कर भी लेते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको ट्रायंगल तो बन ही रहा है। हम cos² थीटा माइनस sin² थीटा से cos 2 थीटा निकाल लेंगे। हम कुछ करके यहाँ पे cos 2 थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। cos 2 थीटा के इस बार में फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। cos 2 थीटा के फॉर्मूला होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। और अगर मेरे को यहाँ से ये हटाना है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये हटाना है तो ये डबल हो जाएगा माइनस 2 sin² थीटा। और अगर मेरे को ये हटाना है तो ये डबल हो जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा। cos 2 थीटा की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 प्लस cos 2 थीटा ले लेता हूँ इसको आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। cos 2 थीटा होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अगर आपको ये 1 लिखना है, इसको 1 लिखना है तो उसको डबल लिख दीजिए, या आपको अगर इसको 1 लिखना है तो इसको डबल लिख दीजिए। तो 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos² थीटा है, वो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो मेरे को जो निकालना है वो है f, फिर √2, और इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह लिख लेता हूँ 2 cos² थीटा। हो जाएगा पूरा 2 भी बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2f cos थीटा, 2f cos थीटा। और अब उस ट्रायंगल में से ये वाला जो ट्रायंगल था जिसका हमने इसको थीटा माना था, ये l/2 था और ये l था, ये साइड l²/4 प्लस l² आ जाएगी, ये साइड 5/4 l आ जाएगी। और अगर मुझे cos थीटा चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो cos थीटा है वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो l अपॉन √5/4। तो cos थीटा आ रहा है √4/5। इसको जब यहाँ लिख दूंगा तो 2, और फिर cos थीटा को मैं √4/5 लिख दूंगा। और यहाँ एक बार याद कर लेता हूँ कि f क्या आया था, ये जो फोर्स आया था ये आया था k, फिर q²
क्यू स्क्वायर अपॉन ये इसी डिस्टेंस का स्क्वायर आया था, इसी डिस्टेंस का स्क्वायर आया था, ये √5 और √4 और इधर एल स्क्वायर हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 8k क्यू स्क्वायर, 8k क्यू स्क्वायर, ये √4 और √4 4 हो गया और 8 हो गया और ये आंसर आया 5 अपॉन एल स्क्वायर। आई थिंक ये आंसर है, ये आंसर है क्या? यस सर। यस सर, यही आंसर है। हाँ यस सर, यही आंसर है। ठीक है सुशील, थैंक यू, वेरी गुड। वो √5 नहीं आएगा, बहुत ऑनेस्टली शायद ये क्वेश्चंस एग्जाम में ना आए। मैं तो केवल आपको ये सिखा रहा हूं कि डोंट टेंड टू जंप टू कंक्लूजन। एक टेंडेंसी आप में ये थी कि शायद आप ये इंतजार न करते कि फोर्स कहाँ निकालना है और कहीं भी और निकाल देते, सेंटर पे निकाल देते या कहीं भी निकाल देते जहां आपको ज्यादा आसानी से आता है। दूसरी बात ये कि एंगल में हो सकता है आपकी टेंडेंसी कि आप इस एंगल को 45 डिग्री मान लें, तो वो बस ध्यान दें। हमने जब रिजल्टेंट निकालना है तो एक वेक्टर निकालना है, दूसरा वेक्टर निकालना है और दोनों वेक्टरों के बीच का टोटल एंगल निकालना है। एक का असर देखिए, दूसरे का असर देखिए और दोनों असरों के बीच में टोटल एंगल देखिए। ऐसी मैं लाइनें हर बार कहता रहूंगा। एक का असर देखिए, दूसरे का असर देखिए और दोनों वेक्टरों के बीच में टोटल एंगल देखिए। वहां भी थर्ड पॉसिबिलिटी थी मिस्टेक की कि मैं सिर्फ cos थीटा ले लेता जबकि मुझे टोटल एंगल 2 थीटा चाहिए, राइट। फिर वंस अगेन मैं आपको यही क्वेश्चन दे देता हूं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब की बार, और यहाँ पर आपको एक और फोर्स रखा है, एक और चार्ज क्यू रखा है, ये क्यू डैश में भी यहाँ पे आपको नेट फोर्स बताना है। ये इनके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इस फिगर का सेंटर है, इस पे आपको नेट फोर्स बताना है और इसका आंसर आप जानते हैं 0 0 due to जीरो Zero. ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री। due to symmetry। इसका आंसर है 0 ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि ये क्यू डैश का प्रोडक्ट सेम है और ये डिस्टेंस सेम है, ये प्रोडक्ट सेम है और ये डिस्टेंस सेम है, ये प्रोडक्ट सेम है और ये डिस्टेंस सेम है, ये प्रोडक्ट सेम है और ये डिस्टेंस सेम है। इसका असर यहाँ आएगा, इसका असर यहाँ आएगा। मैं तो चाहूं तो एक और बात भी कह सकता हूं कि इन दोनों के मिड पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसमें इन दोनों के कारण नेट फोर्स 0 है और इन दोनों के भी मिड पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसमें इन दोनों के कारण फोर्स 0 है। ये दोनों के मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा है, उसका फोर्स 0 आएगा और ये इक्वल और लाइक चार्जेस हैं, इनके मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा है, उसमें भी फोर्स 0 आएगा। इसलिए हाँ, सिमेट्री के कारण आंसर 0 है, सिमेट्री के कारण आंसर 0 है। फिर मैं आपको यही सवाल फिर से दे रहा हूँ, ये साइड एल है, स्क्वायर मैंने बनाया है, ये क्यू क्यू और क्यू है, ठीक है। और अब आपसे पूछता हूं कि इस वाले पे नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए। और जो भी आपको डायग्राम में दिख रहा है वही आप उसके हिसाब से सॉल्व कर दीजिए, मुझसे कुछ मत पूछिए। मैंने बहुत क्लियरली जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं चाह रहा हूं, केवल वही डायग्राम में दिखाया है। Do not assume anything and do not ask anything to me कि सवाल क्या है, जो आपके सामने है वही सवाल है। यहाँ मेरी एक बस इम्पोर्टेंट बात यह है जिसकी तरफ मैं चाह रहा था कि आपसे गलती हो, वो ये है कि मैंने यहाँ चार्ज दिया नहीं।
अभी तक बार बार हम सब जगह चार्ज दे रहे थे, मैंने यहाँ चार्ज पर्पसली दिए ही नहीं है। ये इस क्यू को रिपेल करेगा और इसका आंसर होगा क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और ये भी इसको रिपेल करेगा और इसका आंसर होगा क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। और ये एंगल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री है, इक्वल फोर्सेस हैं, जो इक्वल फोर्सेस हैं वो 90 डिग्री पे हैं, तो जो टोटल फोर्स ऑफ ए आएगा बाकी इन दोनों के कारण वो आएगा k क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रूट 2, और उसकी डायरेक्शन होगी ये along the angular bisector। है कि नहीं? इसका यहाँ असर देखिए, इसका यहाँ असर देखिए, और इन दोनों के बीच में एंगल देखिए, इसका यहाँ असर देखिए, इसका यहाँ असर देखिए, और इन दोनों के बीच में एंगल देखिए, और 90 डिग्री पे है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से मैंने डायरेक्ट कह दिया रूट 2 इक्वल है, दोनों इक्वल हैं और 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो हर एक का रूट 2 टाइम्स है, जो रिजल्टेंट है वो हर एक का रूट 2 टाइम्स है। ये हो गया ए पर फोर्स बी के कारण, इसको मैं क्लियर ऐसा लिख लेता हूँ, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। यही चार्जेस हैं भी बस, और डायरेक्शन भी देख ली मैंने, ये बराबर चार्जेस हैं, तो फिर इनके एंगुलर बाइसेक्टर के अलाउंग फोर्स होगा, शायद वो डायगोनल के अलाउंग है, इस डायरेक्शन को हो सकता है आपको बोलना पड़े अलोंग सी ए, इस डायरेक्शन को हो सकता है बोले अलोंग सी ए, जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन सी से स्टार्ट होके ए की तरफ जा रही है कि नहीं? और अब मैं ये फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें सिर्फ सेम केस है ए बी सी डी, और सिर्फ यहाँ चार्ज है। अब इसके कारण ए पे फोर्स पूछ रहा हूं। हाँ अक्षत कुमार बोलिए। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 होल स्क्वायर। हाँ ऑलराइट, यदि यहाँ ये असर देखना है ना, यदि यहाँ ये असर देखना है तो ये सही है, बस ये एक ही चार्ज है और कोई तो है नहीं, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ये जो डायगोनल है जो कि एल रूट 2 है इसका स्क्वायर है, बात सही, ठीक है। ये डिस्टेंस अब मैं डायगोनल लूंगा, अगर साइड एल है तो डायगोनल एल रूट 2 है, ठीक है। संकल्प यही कहना है आपको? संकल्प Yes, चौरसिया? यस सर। ओके डन। अब मैं इन दोनों सवालों को मर्ज कर दे रहा हूं। अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें सब तरफ चार्जेस हैं, और अब ए पे नेट फोर्स निकालना है आपको। पहले खाली इन 3 कॉर्नर्स पे चार्ज थे, फिर मैंने खाली इधर वाला चार्ज रखा, और अब मैंने सब तरफ चार्ज दे दिया और ए पे नेट फोर्स मांग रहा हूं। हाँ के क्यू स्क्वायर रूट 2 अपॉन एल स्क्वायर 2 root 2 plus 1 upon 2 into k q square by l square। राइट, वेरी गुड, ऑलराइट। अब तो फिर मैं तैयार हूं, अब तो मुझे ऑलरेडी मैं सवाल सॉल्व कर चुका हूं, इसका असर देखूंगा, इसका असर देखूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट देखूंगा, और इसका असर भी इसी के अलाउंग आ रहा है। इसकी भी मुझे डायरेक्शन लिख लेनी थी, तो इसकी भी डायरेक्शन आपकी अलाउंग सी है। ये वही केस है, मैंने उसे पार्ट से तोड़ दिया, इसका असर निकाला, इसका असर निकाला, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। अब चूंकि इसका असर एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये वेक्टर एडिशन भी स्केलर एडिशन की तरह होगा। इन दोनों के टर्म्स को आप ऐड कर दीजिए, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, वो इन दोनों का सम आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। शायद हम इतना कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से रूट 2 आ जाएगा प्लस यहाँ से 1/2 आ जाएगा, ये भी अलोंग सी आएगा, ठीक है। इसका असर यहाँ है, इसका असर यहाँ है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ है। अब इसका भी असर ऐड कर दिया, और ये साइड एल रूट 2 है, ये दूरी एल रूट 2 है, ऑलराइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है रेनी? ओके फाइन, नाउ वी कैन गो अहेड। मॉनिस्ट को भी समझ में आ गया है, फाइन परफेक्ट। अब एक सिंपल क्वेश्चन ये लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, रूटीन क्वेश्चंस हैं पर थोड़ी
हैबिट बनाने के लिए जरूरी होते हैं, लिख दीजिए टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी। आइडेंटिकल थोड़ा सिग्निफिकेंट वर्ड होता है, इनसिग्निफिकेंट नहीं होता, बस ऐसे ही कहने को नहीं कह दिया जाता। आइडेंटिकल का कुछ तो मीनिंग होता ही है। तो द टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी हैव इक्वल चार्जेस Q, ये पे इक्वल चार्ज Q है, full stop. They repel each other with a force F. They repel each other with a force F. शायद लाइक चार्जेस ही हैं ऑफ कोर्स, तभी सब इक्वल बोला है। They repel each other with a force F, full stop. Now a third identical uncharged sphere, ये भी आइडेंटिकल है शायद साइज में। थर्ड आइडेंटिकल uncharged sphere C is brought first touch to A, C वाले को पहले A से टच कराया, first touch to A, then touch to B, and then kept at the midpoint of A and B. At the midpoint of A and B. Now calculate FAB. जो पहले F था वो अब कितना हो गया? फोर्स ऑन A ड्यू टू B। FAB आपको निकालना है। आइडेंटिकल है, A पे चार्ज Q है, B पे चार्ज Q है, C अनचार्ज है। A और B में पहले फोर्स F है, कोई डिस्टेंस नहीं बताया गया है, इसका मतलब R कोई अफेक्टिंग फैक्टर नहीं है, डिस्टेंस दोनों बार सेम है। पहले मैंने C को A से टच किया, फिर C को B से टच किया, और फिर C को A और B के बीच में ही बैठा दिया। अब A और B के बीच में जो नेट फोर्स होगा वो कितना है, ये आपको निकालना है। 3/8 है। हाँ बहुत बढ़िया, Yes sir, 3/8. किसने बोला है ये? इंजन। किंजल, बहुत बढ़िया। अनुष्का शर्मा आपने हाथ खड़ा किया है, आप क्या कहना चाहती हैं बताइए। सर ये पॉइंट मास थोड़ी ना है। हाँ, आपको कैसे पता ये पॉइंट मास नहीं है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अक्षत आपसे बात नहीं करूंगा, हाथ नीचे कर लीजिए। अनुष्का आपने सही कहा कि ये पॉइंट मास थोड़ी ना है। आपको कैसे पता लगा? आइडेंटिकल लिखा है। अबे तो क्या आइडेंटिकल है तो क्या हुआ, ये पॉइंट आइडेंटिकल स्फीयर्स लिखा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरी सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिन्होंने गलती ना भी की हो वो भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आया ही है, वो आपके क्वेश्चन पेपर में है ही, तो कोई भी थियोरी का उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन अपनी तरफ से अजम्पशन मत कीजिए। जिस चीज को आप मैथमेटाइज नहीं कर सकते, जिस चीज की आप मैथमेटिक्स के फॉर्म में जिसको क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, वो मेक सम सिंप्लीफाइंग अजम्पशन एंड इग्नोर दैट थॉट। अगर ये क्वेश्चन आया है और चारों ऑप्शन में कोई ना कोई वैल्यू है ही, ऐसा कुछ नहीं है कि लेस देन दिस मच या मोर देन दैट मच, उस थॉट को जरा दबा दीजिए अपने मन में। उसने सारी कुछ कुछ वैल्यूज दी हैं, और अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो आप इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते। पर ऑप्शंस आपके सामने हैं जो कि चारों फाइनाइट हैं। इसका मतलब आप जिस तरफ थॉट ले जा रहे हैं उसे दबा दीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और बल्कि लिख भी लीजिए। 10 स्टार दे दीजिए इस बात को, 10 स्टार दे दीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए, if something cannot be incorporated in the solution of a question mathematically, something cannot be incorporated in the solution of a question mathematically, then ignore it and make, बड़ा बड़ा लिख दीजिए, always make simplifying assumptions, always make simplifying assumptions, always make simplifying assumptions। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
बहुत जगह आपको लगता है, कभी भी ये लगता है ना इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इससे थोड़ा कम होना चाहिए, तो वो बात प्रैक्टिकल लाइफ में शायद सही होंगी, पर हम लोग सिंप्लीफाइड मैथ्स पढ़ते हैं, हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व कर सकते हैं, हम बहुत एग्जैक्ट साइंस को हैंडल नहीं कर सकते। अगर आपसे कहा जाए कि एक मग में पानी है, उसे आप बाल्टी में डाल रहे हैं, तो दोनों की वॉल्यूम्स में क्या रिलेशन है? थोड़ा जग में शायद आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कहेंगे कि 2-4 बूंदे मग में टपक रह जाएंगी, चिपक जाएंगी और पानी में वॉल्यूम थोड़ी कम पहुंचेगी, पर क्या आप इस बात को मैथमेटाइज कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारी हजारों सारी सिचुएशंस आती हैं आपकी, बहुत सारे थॉट्स आपके यहाँ वहां जाते हैं। हर बार यही सोचिए कि हैव आई बीन गिवन सम मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इट, अदरवाइज मेक सिंप्लीफाइंग assumption, do not try take your thoughts in the direction that it is not a point charge। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो आप सवाल सॉल्व ही नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि पॉइंट चार्ज है, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं ये मान रहा हूं कि पॉइंट चार्जेस है भाई, उसके लिए मैथमेटिकली उसे बोलना था, मैंने आपको मैथमेटिकली इक्वेशन लिखवाई थी कि ये जो आर है, ये जो आर है और ये डी है, मान लीजिए अगर मैं बोलता कि आर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डी, या मैं बोलता आर इज मच लेस देन डी, तब ये डेफिनेटली पॉइंट चार्ज होता। पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जब नहीं है तो आप इसे हमेशा पॉइंट चार्ज ही मानिए, बिकॉज यू हैव गॉट टू मेक सिंप्लीफाइंग assumptions। ओके, राइट। तो अब साहब ये ए है, इस पे चार्ज क्यू है और इसका चार्ज बी है, इस बी पे भी चार्ज क्यू है, सी वाला अनचार्ज है। मैंने एक पॉइंट पहले पढ़ाया था कि अगर आइडेंटिकल से पहली बात तो यहाँ ये मतलब है कि इनके साइजेस इक्वल है, इनके साइजेस इक्वल हैं। और एक रूल ये है कि अगर दो कंडक्टर्स के, दो बॉडीज के, दो स्फीयरों के रेडियस सेम हो, साइज सेम हो, तो दे शेयर द चार्ज इक्वली। ठीक है, ऐसा लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए यार आइडेंटिकल मींस देयर साइजेस आर सेम, आइडेंटिकल मींस देयर साइजेस आर सेम। और उसके बाद ये भी रूल लिख दीजिए, फिर से रूल लिख दीजिए कि if radius of two spheres is same, if radius of two spheres is same, then upon conduction, जब भी उनमें conduction होता है, upon conduction they share the charge equally, वो चार्ज को equally share करते हैं, they share the charge equally। जब ए को सी से टच किया जाएगा ना, जब ए को सी से टच किया जाएगा तो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू 0 प्लस क्यू बाय 2, क्योंकि सी पे चार्ज 0 था और ए पे चार्ज क्यू था, इन दोनों पे चार्ज आधा आधा आ जाएगा, इन दोनों पे चार्ज आधा आधा आ जाएगा। अब सी इसको छोड़ के यहां जाएगा और अब क्यू भी इज इक्वल टू क्यू सी डैश, सी पे जो फाइनल चार्ज है, अब इस पे चार्ज है क्यू और इस पे चार्ज है क्यू बाय 2, ये आधे आधे ही शेयर हो जाएंगे। तो फाइनली कंडीशन ये बनेगी, ए पे आएगा क्यू बाय 2 और बी पे और सी पे चार्ज इतना आएगा 1.5 क्यू बाय 2, 0.75 क्यू, यानी 3 बाय 4 क्यू। ये फाइनल कंडीशन है। ए का ये फाइनल चार्ज है, बी का ये फाइनल चार्ज है, सी का ये फाइनल चार्ज है। पहले मैंने ए को बी से टच कराया और ये ए और सी को टच किया, तो इन दोनों ने चार्ज इक्वली शेयर कर लिया। टोटल चार्ज सिस्टम का ये था, आधा आधा दोनों पे आ गया। अब बी को सी से टच कराया, बी पे ये चार्ज है, सी पे ये चार्ज है, सिस्टम का टोटल चार्ज दोनों में आधा आधा आ गया, सिस्टम का टोटल चार्ज दोनों में आधा आधा आ गया। अब मेरे को ए के, बी के और सी के फाइनली चार्ज पता है। फाइनली ए पे चार्ज है क्यू बाय 2, फाइनली बी पे चार्ज है 3 क्यू बाय 4, और मैंने अब बाद में सी को भी रख दिया है, सी को भी रख दिया है और उस पर भी चार्ज क्यू है, ये है। ठीक है, पर अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे फोर्स सिर्फ ए और बी के बीच चाहिए, मुझे अब सी के होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। ये एक बात सिखानी थी एक्चुअली मुझे, नहीं तो शायद मैं सवाल न लेता। ध्यान से सुन लीजिए कि अगर मेरे को ए और बी पे फोर्स चाहिए तो मुझे सी के होने न होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तो Q1 Q2 बाय d² का टर्म आएगा ना,
हाँ, अगर इस पे मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता तो मुझे इसके चार्ज का भी असर लेना पड़ता। मैंने आपसे इस पे रिजल्टेंट फोर्स नहीं मांगा है। अब तो लिख दीजिए, अलग से स्टार लगाइए और रूल बनाइए। रूल लिखिए कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट को और हाईलाइट कर दीजिए। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग चार्जेस। Force between two charges is independent of the surrounding charges. ठीक है, देखिए resultant force is decided by all the charges. Resultant force is decided by all the charges. अभी भी अगर मुझे force A और B के बीच में निकालना है तो that is proportional to the product of their charges. इसका q/2 है और इसका 3q/4 है, तो इनके बीच में जो नया फोर्स है वो 3q²/8 के प्रोपोर्शनल है, और जो पुराना फोर्स था वो शायद q/q के प्रोपोर्शनल था। पुराना फोर्स जो था वो खाली q² के प्रोपोर्शनल था, इसलिए अगर F'/F निकालना है तो वो 3/8 है। पहले चार्जेस का प्रोडक्ट q² था और अब चार्जेस का प्रोडक्ट ये हो गया है 3/8q²। डिस्टेंस के बारे में इन्होंने बात नहीं की थी तो मैंने उसको सेम अज्यूम किया। मुझे मेनली आपको ये बताना था कि C हालांकि बीच में बैठा है पर फोर्स खाली A और B के बीच मांगा है, तो यहां से यहां इसकी लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगी। B की फील्ड A के कारण, जहां B बैठा है ना वहां A के कारण फील्ड सेम होगी, इसलिए A का और B के बीच फोर्स निकालना है तो वो सराउंडिंग चार्जेस की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, हमें यहाँ पे एक और अजम्पशन हमको लेना पड़ता है कि इसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इन्हें फिक्स रखा है। आप थियरी फिर से घुसे देंगे बीच में और आप कहेंगे कि सर अब तो ये रिपल्शन के कारण दूर चला जाएगा, इसलिए इन दोनों का फोर्स भी चेंज हो जाएगा। हम ये अजम्पशन फिर से कर रहे हैं कि नहीं, जब तक बोला नहीं है और क्या उसकी मैथमेटिक्स नहीं दी है तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि इसने इसको रिपेल किया और डिस्टेंस बढ़ गया। इस टाइप के थॉट्स आपको दबाने होंगे। जिस थॉट को आप मैथमेटिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो थॉट मिसडायरेक्टेड एफर्ट करवा रहा है आपसे, बंद कीजिए उसको। ये नहीं सोचेगा कि साहब ये डिस्टेंस भी तो चेंज होगा, ये रिपेल भी तो करेगा, इसको भी तो करेगा, इसको भी तो करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा कुछ नहीं होता। जिस चीज को आप मैथमेटाइज नहीं कर सकते वो थोड़ा बड़ा कुछ नहीं होता। एक ही बात है कि आप उस बात को मैथमेटाइज कर सकते हैं या नहीं, बस सारी लड़ाई इतनी सी है। बहुत सारे आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे, बहुत कष्ट समाप्त हो जाएंगे अगर एक लाइन आपने पकड़ ली कि जिस चीज को आप मैथमेटाइज नहीं कर सकते दैट इज नॉनसेंस। कुछ और बोलना चाह रहा था पर अभी नॉनसेंस से काम चला रहा। ठीक है ना किंजल? हाँ प्रकृति, समझ गए आप। चलिए अब हम शायद और थोड़े बढ़िया सवालों पे आ रहे हैं। फाइनली पेंडुलम प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं। अब हम शानदार सवालों पे आ रहे हैं जो इंटरेस्टिंग है, थोड़े ऐसा कह रहा है, ऐसा बहुत प्यारे सवाल है, बहुत शानदार है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। दो आइडेंटिकल बॉब्स हैं, मास m के और लेंथ l के, मास m के और लेंथ l के, और इन पे चार्ज q दिया गया है, q each. They are suspended by silk threads. फिर अब तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। They repel each other and acquire some such situation. ये थीटा है, ये थीटा है। इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। चलिए इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। पूरी सिमेट्री है अभी, ये x है और अगर ये एंगल बराबर है तो ये डिस्टेंस उसने दिया तो नहीं है, पर चलो शायद ये भी x होगा। ये q और m है, ये q और m है, ये चार्ज और मास है। ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और हमें इनके बीच में tan थीटा की इक्वेशन लिखनी है, थीटा के बारे में कुछ बात करनी है। पहले एक मिनट रुक जाइए और आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। सवाल सॉल्व मत करिए, चेहरे आप मेरी तरफ रखिए, पेन रोक दीजिए, अपना पेन रख दीजिए, ध्यान से सुनिए। सवाल में न्यूमेरिकल में कभी वो चालाकी कर सकता है
और बोल देगा कि इन दोनों को मैंने क्यों चार्ज दिया, इन दोनों को क्यों चार्ज दिया। आज ही किसी ने डाउट मुझसे पूछा था, तो हर एक पे फिर चार्ज Q/2 जाएगा। वो आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों को टोटल चार्ज क्यों दिया है, कि हर एक को चार्ज क्यों सेपरेटली दिया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत खेल कर सकती है। उसे पता है कि आप ये अज्यूम करोगे कि हर एक पे चार्ज है। उसने बोला कि दो स्फीयर्स को पैरेलल थ्रेड से लटकाया है एंड दे आर गिवन अ चार्ज ऑफ दिस मच, तो वो हर एक टोटल चार्ज है, हर एक पे चार्ज आधा आधा हो जाएगा, वहां फिर खेल हो जाएगा। बस उसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए और फिर वापस इस क्वेश्चन पे आ जाइए, नोट वही कर लीजिए। चेक वेदर द गिवन चार्ज इज द चार्ज ऑफ ईच और द चार्ज ऑफ द सिस्टम। Read carefully whether the given charge is the charge of each or the charge of system. ये हर एक का चार्ज है या ये सिस्टम का चार्ज है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। अब आप जानते हैं इसमें इसका एफबीडी बनाऊंगा, यहाँ mg आएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रिकल फोर्स आएगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये धागे में टेंशन आएगी, ये धागे में टेंशन आएगी। ये थीटा है तो ये थीटा है, ये टी का कॉस थीटा है और ये टेंशन का साइन थीटा है। जैसे कि मैकेनिक्स में आप बहुत ज्यादा करते थे, आगे में ये टेंशन है टी का कॉस थीटा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए टी साइन थीटा is equal to electrical force। मैं डिवाइड कर देता हूं तो tan theta is equal to electrical force upon gravitational force। tan theta is equal to electrical force upon gravitational force। ठीक है, t का cos theta mg को बैलेंस कर रहा है, t का sin theta इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो अगर मैं चाहूं तो tan theta को आगे फिर मैं कुछ और लिख भी सकता हूं, ये क्यू स्क्वायर, ये चार्ज क्यू क्यू का जो प्रोडक्ट है ये क्यू स्क्वायर अपॉन खास बात है 2x का होल स्क्वायर, बस इसको मत मिस कर देना, इनटू mg। ये बहुत अच्छे से याद करने लायक है, इसके आप 3 स्टार दे दीजिए। अगर ये रट सकते हैं तो रट लीजिए, ये रट लीजिए। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल फोर्स में इस चार्ज का इस चार्ज से डिस्टेंस 2x है, उस पर ध्यान देना है। इलेक्ट्रिकल फोर्स में इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2x है, वो मिस ना हो जाए। बस बाकी तो जो भी होना ये हो जाएगा। ये tan थीटा जैसे हम लोगों का वो a/g आता था ना एक्सेलेरोमीटर वगैरह के आंसर्स में, पूरी मैकेनिक्स में tan थीटा कई बार a/g आता था ना। मैंने अगर इसे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसका फोर्स अपॉन mg। tan थीटा अक्सर a/g ही आएगा। ma यानी आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका फोर्स और mg यानी फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये tan थीटा a/g वाली ही बात है, ठीक है ना। अगर यहाँ धागे में टेंशन निकालनी होती, पार्ट बी कर लेते हैं। चलिए सवाल का टेंशन इन द थ्रेड, टेंशन तो आप √a² + b² करके sin² थीटा + cos² थीटा से आंसर निकाल सकते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ वो आप लिख दीजिए। हाँ, आप sin² थीटा + cos² थीटा तो कर ही लेंगे, आप फिर से लिख दीजिए टेंशन इन द थ्रेड इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू, टेंशन इन द थ्रेड is always equal and opposite to the resultant of external forces, यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स है ना वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स का स्क्वायर, ये ऐसा, ये तो राइट एंगल्स पर है तो ये कुछ q² / 2x का स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। इससे कुछ टेंशन निकाली जा सकती है। मैं इस रिजल्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर इस कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हूँ कि जो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इनका जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इनका जो रिजल्टेंट है टेंशन उसके इक्वल एंड ऑपोजिट है। तभी तो उस इंक्लाइन पोजीशन में धागा इक्विलिब्रियम में आया है। ओके, इसमें मैं ऐसे ही पूछता हूं आपसे
कि नेक्स्ट पार्ट करके बी या सी जो भी है वो पार्ट करके लिख दीजिए। डिस्कस अबाउट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिस्कस अबाउट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अभी एड ऑन डिस्कशन हम कर रहे हैं जो कहीं और काम देंगे। इस सवाल को तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं पूरी तरह से। तो जो भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में आप क्या जानते हैं थोड़ा बहुत बता दीजिए कुछ थीटा के टर्म्स में। बस थीटा के टर्म्स में जो भी टॉर्क थीटा को बढ़ाती है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। लिख दीजिए एनी टॉर्क which tries to increase theta, that is which tends to create deflection is called deflecting torque. और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मैं पूरे टॉर्क की एक्सप्रेशन तो नहीं लिख रहा, बस आपसे पूछ रहा हूं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन सा फोर्स पैदा कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ लिख दीजिए इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूसेस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण रिपल्शन हो रहा है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण थीटा बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूसेस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और फिर अगली लाइन में लिख दीजिए हेडिंग है रिस्टोरिंग टॉर्क। अगली लाइन में हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग है रिस्टोरिंग टॉर्क। और बस एनी टॉर्क which tends to decrease theta, any torque which tends to decrease theta is called restoring torque, because it is trying to restore the system. It is trying to restore the system to its initial position. It is trying to restore the system to its initial position. Here restoring torque is provided by the force of mg. Gravitation. Gravity mg. Restoring torque is provided by the force of mg. mg जो है ना वो से यहाँ लाना चाह रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इसे ले जाना चाह रहा है, mg यहाँ लाना चाह रहा है बस। और फिर खैर फाइनली लिख दीजिए एट इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। ये भी इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने का एक तरीका हो सकता है। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नाम लेना था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क का, और ये बात ये कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करेंगे। इन बातों को हम इस अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल अगर एक सामने आ रहा है आपके, ये Q1 M है, ये Q2 M है, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है। बाकी सारी चीजें आप अपने आप जो सवाल में न दी गई हो वो सेम मान लेना, क्योंकि वी हैव ऑलवेज गॉट टू मेक सिंपलीफाइंग अजम्पशंस। मैं इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए थीटा 1 बड़ा डायग्राम पे मत जाइए, खुद नए सिरे से सोचिए कि क्या इसमें से सही जवाब है। बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, रिवाइज करने लायक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। ये हमारा एक प्रकार से CCQ है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। हाँ संकल्प बताइए। सर इक्वल होने चाहिए क्योंकि फोर्स इक्वल लगेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है संकल्प। और कोई? हाँ अक्षत। सर इक्वल एंगल ही होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। और कोई? ठीक है, ध्यान से। और चलिए मौका देता हूँ, और सोच लीजिए। किंजल का आंसर बताइए। किंजल सर इक्वल तो ठीक है, लेकिन वो सोच रहा हूँ कि क्यों होगा इक्वल, मतलब मैथमेटाइज करके। इनकी बातों पे भरोसा मत करो, मैं तो गोली खिलाता ही हूँ। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ तू भी सही है, तू भी सही है। आप जानते तो मेरी आदत। जी सर। अमरजोत भाई,
रेनी मनोरिया, मास वगैरह मासेस मैंने आइडेंटिकल लिखे हैं बेटा, चार्जेस अलग अलग लिखे हैं, मासेस मैंने आइडेंटिकल लिखे हैं। हाँ राहुल राठौर, कुछ कहना है? तो सेम ही होने चाहिए। क्यों बेटा, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? तो फोर्स Q1 Q2 पे डिपेंड करेगा तो दोनों पे इक्वल लगेगा, तो थीटा भी हाँ equal शाबाश, सही कह रहे हो आप, वेरी गुड। ऑलराइट, चलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगर वो थीटा की बात कर रहा है ना, तो शायद बेटर है कि हम क्यों ना टेन थीटा के फॉर्मूले पे आ जाएं। हम क्यों ना टेन थीटा के फॉर्मूले पे आ जाएं, नए सिरे से थ्योरी मत बनाएं। अगर आप थीटा के बारे में कोई फॉर्मूला जानते हैं तो फॉर्मूला आपको हमेशा सही आंसर देगा, आप थ्योरी से मत सोचिए। Try to mathematize your solution even of theoretical questions. Sometimes it is possible. tan theta का फॉर्मूला है Fe by mg, और जो Fe है ना वो Q1 पे या Q2 पे डिपेंड नहीं करता। मैं तो यहाँ ये मैंने देना भूल गया, मेरे को ये देना चाहिए था, तब और सवाल में थोड़ा मजा आता। मैंने दिया था एक्चुअली कि Q1 ग्रेटर देन Q2, ये सवाल में दिया था, तब थोड़ा और कंफ्यूजन पैदा होता। पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स तो खाली Q1 पे या खाली Q2 पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और इसलिए इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों बार सेम होगा। तो जो tan थीटा है वो प्रोपोर्शनल टू 1/m है, इस पर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2। इलेक्ट्रिकल फोर्स तो दोनों पे ही सेम आएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स तो दोनों पे ही सेम आएगा। इंजल ने थम्स अप किए हैं, नेहा रस्तोगी ने थम्स अप किए हैं, एंड दैट आई लाइक दैट। ओके मृणाल शाबाश, अनुष्का शाबाश, प्रणति ठीक है, शिशिर अग्रवाल, निकिता, प्रांजलि सिंह ठीक है, ऑलराइट ठीक है। दीपाली, अच्छा लगता है, पता लगता है कि आप किस स्टेज पे हैं सवाल में। इट हेल्प्स, गिव सम रिएक्शन, बोल सकते हैं तो अच्छा है, थम्स अप कर दीजिए, गिव सम रिएक्शन समहाउ। tan थीटा जो है, हाँ पूर्व आई कैन सी, राइट गुड, ऑलराइट। ये काम आएगा आपके tan थीटा प्रोपोर्शनल टू m। जो एंगल है वो कभी भी चार्जेस पे डिपेंड नहीं करेगा, लिख दीजिए एंगल ओनली डिपेंड्स ऑन m। वैसे तो tan थीटा का हमारे पास पूरा फॉर्मूला है, वैसे तो tan थीटा का हमारे पास पूरा फॉर्मूला है, और tan थीटा मास पे डिपेंड करता है, चार्जेस पे तो डिपेंड नहीं करता है, खाली चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ वो Q1 Q2 का प्रोडक्ट ही चेंज हो जाए तो फिर अलग बात है। ऑलराइट, फिर ये M1 है, ये Q1 है, ये θ1 है, ये M2 है, ये θ2 है, ये Q2 है। उसने ये दिया है कि Q1 Q2 से बड़ा है। अब पूछ रहा है आप मासेस के बारे में क्या जानते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और बैकग्राउंड तो हम लोग सारा डेवलप कर ही चुके हैं। हाँ सर्कल, Sir, M1 will be greater than M2. okay done, all right, next anybody else? Akshat, M1 greater than M. okay, next anybody else? हाँ किंजल ठीक है, थैंक यू, राइट। हाँ मेरा तरीका यही है। प्रकृति जायसवाल आंसर बता दीजिए। सर सेकंड। हाँ सेकंड। हाँ, मेरा तरीका वैसे तो यही है, और काफी लोग फॉलो करते हैं कि अगर सेकंड आंसर सही है तो आप 2 फिंगर रेज कर दीजिए, फोर्थ आंसर सही है तो 4 फिंगर रेज कर दीजिए। अमीशा शर्मा, आपको सेकंड समझ में आ रहा है? मेक इट फास्ट, जल्दी, हाँ या ना, व्हाटएवर। इतना चुप रहने वालों में से आप हो नहीं, हाँ या ना करके जल्दी करना चाहिए आपको, और मुझे वो सुनाई भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए डन, ठीक है, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ अपूर्वा, आपका आंसर मैंने देखा, पहले ही मैं बोल चुका हूँ, मैंने पहले देख लिया आपका आंसर, शाबाश, वेरी गुड। ऑलराइट, नाउ दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और फिर वही हम डिस्कस कर ही चुके हैं। tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन mg, और इलेक्ट्रिकल फोर्स तो दोनों बार सेम रहेगा, तो tan थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/m है, और मतलब थीटा भी प्रोपोर्शनल टू 1/m है। तो जो भारी मास है ना, जो भारी मास है वो
उसका रिस्टोरिंग टॉर्क वो ज्यादा लगाएगा, वो ग्रेविटी के माने नीचे बैठ जाएगा। ये भारी मास है। मैथमेटिकली हम कह रहे हैं tan थीटा यानी कि थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/m, और थियरी से भी मुझे समझ में आ रहा है कि जो भारी मास है वो तो फिर नीचे गिरेगा ही ना। मैं इसे और जरा सेंसेशनल बना के पढ़ा देता हूं। मैं बोलता हूं कि ये जो हल्का मास है ना, ये इलेक्ट्रिकल रिपल्शन की आंधी में उड़ जाएगा। जो हल्का है वो तो कहां जाके गिरेगा पता नहीं। ऐसा आप चाहें तो लिख सकते हैं, हिंदी में लिख दीजिए कि जो हल्का मास है, जो लाइटर मास है, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की आंधी में उड़ जाएगा। ये सेंसेशनल बातें आपको हॉल में भी याद आएंगी। जो हल्का मास है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की आंधी में उड़ जाएगा, और आप जानते हैं कि भारी मास तो ग्रेविटी के कारण बैठेगा। भारी मास की इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा लगाएगा। भारी मास रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा लगाएगा, ये रिस्टोरिंग टॉर्क कम लगा पाएगा, हल्का है ना। खैर यही अच्छा है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स की आंधी में हल्का मास तो उड़ जाएगा। या फिर सिर्फ बेस्ट तरीका तो ये है आइडियली मैथमेटिक्स। ये आंधी वाली बात में तो आप फिर भी एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपने साल भर इस तरह से प्रैक्टिस नहीं की। पर tan थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/m में कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। बेस्ट सॉल्यूशन इज tan थीटा is a by g, it is Fe by mg, and electrical force is proportional to the product of charges. So tan theta proportional to 1/m. Tan theta proportional to 1/m. All right. फिर ये वही क्वेश्चन है, ये ऐसा कुछ था, ये ऐसा कुछ था, और कुछ दिया भी था उसमें m1 greater than m2, m1 greater than m2। तो इसको तो मैं यहाँ पे बना भी सकता हूँ। ये θ1 है, ये θ1 है, और आप जानते हैं हाँ, भारी मास तो ग्रेविटी की रिस्टोरिंग टॉर्क के मारे गिरेगा। दैट विल बी मोर क्लोज टू वर्टिकल। ये तो सही है भी, पर अब मैं बात एकदम पलट दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं लिख दीजिए कि द सिस्टम इज टेकन टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द सिस्टम इज टेकन टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आपको θ1 बताना है, सिर्फ θ1। द सिस्टम इज टेकन टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। θ1 हाँ किंजल 90 डिग्री। वेरी गुड। θ2 वो भी 90। वो भी 90 डिग्री। शाबाश। tan theta is equal to some force upon mg, that tan theta is proportional to 1/g, और ग्रेविटी आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे इफेक्टिव g 0 हो जाता है। so this is something upon 0, so this is infinity, tan theta is infinity, theta is 90 degree, so actually both θ1 is equal to θ2 is equal to 90 degree। एक्चुअली ये एंगल पहले अलग अलग थे, पर बाद में दोनों ही एंगल 90-90 हो जाएंगे। और लिख दीजिए इसलिए कि टोटल एंगल बिटवीन द थ्रेड्स, नाउ द टोटल एंगल बिटवीन द थ्रेड्स विल बी, टोटल एंगल बिटवीन द थ्रेड्स विल बी 180 डिग्री। हाँ बोले, चलिए बोल दीजिए 180। क्या बोला? 180 डिग्री। 180 डिग्री। θ1 plus θ2 बताना है आपको। 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ से ये पहला बॉब है m1 का, और ये दूसरा बॉब है m2 का। इस धागे की भी लेंथ l है, इस धागे की भी लेंथ l है। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था। यहाँ से सिस्टम को सस्पेंड किया था, ठीक है। तो वो ये एंगल पूछ रहा है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। लैंग्वेज को ध्यान से समझना है, 2-3 बार पढ़ना है अननोन को पहचानने के लिए मांगा क्या है। θ1 plus θ2 180 डिग्री है। अब मेरा अगला पार्ट इसमें ये है कि यदि इस धागे में टेंशन T1 है और इस धागे में टेंशन T2 है, तो आपको T1 की वैल्यू बतानी है। T1 की वैल्यू बतानी है। चार्जेस मैंने शायद Q1 Q2 दिए थे। इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज Q2 था। चार्जेस मेरे आपके सामने हैं। आप T1 की वैल्यू बताइए। Q1 Q2 upon 4L²। मेरे को डिनोमिनेटर सुनाई नहीं आया किंजल। 4L²।
बिल्कुल सही है भाई, शाबाश, यस, ऑलराइट। अब इसका एफबीडी बनाऊंगा, एमजी वाला टर्म तो इस पे आएगा ही नहीं, ये एमजी वाला टर्म तो नहीं आएगा। इस पे एक फोर्स धागा लगा रहा है और एक फोर्स से इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है, और इसके इक्विलिब्रियम के लिए T1 is equal to F, जो कि है ओके के Q1 Q2 by 2L का होल स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस इन न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये Q1 और Q2 में तो आपको अक्सर तंग नहीं कर पाते, ये डिस्टेंस में खेल करते हैं। कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में बी वेरी केयरफुल अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2L, बस यही दिखाना था, ये दिखाना। अभिषेक गुप्ता सर को ऐड कर। सर गए। अभिषेक गुप्ता होस्ट है। हाँ क्या पागल हो गया है क्या ये? रिकॉर्ड हो रहा है। आ गए सर। हाँ भाई चलिए ठीक है, लेट अस कम बैक। थोड़ा सा सिस्टम इंटरप्ट हो गया था, विल कम बैक। तो T2 by T1 का आंसर क्या है? 1, क्योंकि इसके एफबीडी में भी वही सब कहानी है, टेंशंस इन बोथ द थ्रेड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो टेंशन दोनों बराबर हैं और T2 by T1 का रेशियो 1 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही सब है, यही सब है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, और ये मासेस बराबर हैं, और हालांकि चार्जेस अलग अलग हैं, ठीक है, एंगल्स बराबर हैं, ओके। और फिर बोलता है, लिख दीजिए आगे, नाउ द एंटायर सिस्टम पहले ये कंडीशन आ गई थी, नाउ द एंटायर सिस्टम इज इमर्स्ड in a liquid of dielectric constant K. In a liquid of dielectric constant K, it is found that deflection remains same. कोई चेंज नहीं आ रहा। ds is the density of
material of bomb, and dl is the density of liquid. मोनिश तूने मुझे बताया नहीं यार अब की बार। ठीक है, ओके। मैंने आपसे ये कहा है कि ये Q1 Q2 है, ये मासेस हैं और एंगल पहले बराबर है, मासेस बराबर है तो एंगल बराबर हो गई। Now the entire system is immersed in a liquid of dielectric constant K. It is found that the deflection remains the same. ds मटेरियल की डेंसिटी है और dl लिक्विड की डेंसिटी है। Find the relation between K, ds and dl. Find the relation between K, ds and dl. एंगल सेम है, tan थीटा सेम है, tan थीटा सेम है, FE by mg सेम है, this is equal to same. नया इलेक्ट्रिकल फोर्स 1/k टाइम्स हो गया है, तो mg भी 1/k टाइम्स हो जाना चाहिए। अगर tan थीटा सेम है और इलेक्ट्रिकल फोर्स तो k गुना कम हुआ है, तो mg भी k गुना कम होना चाहिए। हाँ भाई मानव बोलिए। सर k is equals to ds upon ds minus dl. अच्छा ठीक है, सही कह रहे हो आप, शाबाश, बहुत बढ़िया। Excellent यार, dl upon ds equals 1. ये तो मजा ही आ गया भाई मानव, वेरी नाइस, वेरी वेल डन, सही पढ़ाई कर रहे हो आजकल, और दम लगाओ। अगर tan थीटा सेम है और ये फोर्स k गुना कम हुआ है तो ये भी k गुना कम हुआ है। mg डैश के बारे में जानता हूं, बॉडी का एफबीडी बनाता हूं, ये जो mg डैश है वो है mg माइनस u, जो mg डैश है वो है v dsg माइनस v dlg, वो है v dsg into 1 माइनस dl by ds, है ना। इसलिए जो mg डैश है वो है mg into 1 minus dl by ds, apparent weight। जो upthrust है that is equal to weight of the liquid displaced, upthrust is equal to weight of the liquid displaced, where volume of the liquid displaced is equal to volume of the solid immersed। बस VDSC कॉमन ले लीजिए, mg डैश आ गया, यहाँ डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा mg into 1 minus dl by ds is equal to mg by k। बस कुछ ये आंसर आ गया, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं, आगे नहीं जा रहा, बाद में रीअरेंज करते रहेंगे। अगर ये फोर्स k गुना कम हुआ है तो ये भी k गुना कम होगा, और mg डैश शायद आपको डायरेक्टली याद होगा, mg डैश इज mg by k, एंड mg डैश का ये फॉर्मूला आपको ये याद होना ही चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। इट इज इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट, upthrust is equal to weight of the liquid displaced, where volume of the liquid displaced is equal to volume of the solid। इसलिए मैंने पूरा v दोनों का सेम लिया है, ये हमें याद है। बस चेक पॉइंट है क्या मेरे पास कुछ कि मैंने सही किया या गलत किया है? मुझे आंसर ये याद तो नहीं था, और मानव का आंसर मुझे मेंटली चेक करना पड़ा कि इसने सही बोला होगा कि गलत बोला होगा, मैंने क्या किया होगा, आप बता सकते हैं? मैंने ये चेक किया कि k एक से बड़ा आ रहा है कि नहीं, k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ना, वो चेक किया। ऑप्शंस अगर आपके पास होंगे तो और आसान हो जाएगा। k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर k निकालूंगा तो वो ds अपॉन ds माइनस dl हो जाएगा, अगर k निकालूंगा तो वो ds अपॉन ds माइनस dl हो जाएगा। ठीक है, ये 1/k टाइम्स हुआ है तो ये भी 1/k टाइम्स होगा। mg डैश का ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, बस ये आंसर आ गया, दैट इज इट। ऑलराइट, ये पेंडुलम प्रॉब्लम्स ही अभी हम और कर रहे हैं, पेंडुलम प्रॉब्लम ही और कर रहे हैं, और अब की बार वो ये कह रहा है ये थीटा स्मॉल है, सब वही सिचुएशन है, थीटा स्मॉल है, और ये डिस्टेंस x था और ये l था,
और ये डिस्टेंस x था और ये l था, तो वो पूरी एक्सप्रेशन आपको फिर से निकालनी है। अब आपको x, इस पे भी q है, इस पे भी q है, write a relation between x, q and l. Write a relation between x, q and l. Actually I just need a proportionality relation. थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, और थीटा स्मॉल होता है तो आप जानते हैं, अगर थीटा स्मॉल होता है तो आप जानते हैं कि ये बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर ही होते हैं। तो चाहे मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लूं, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लूं, एक ही बात है। तो फिर जब थीटा स्मॉल होता है तो हम tan थीटा को sin थीटा के बराबर कहते हैं। अगर थीटा स्मॉल एंगल है तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग बराबर हैं, तो tan थीटा हम निकालेंगे और हम उसमें बाद में sin थीटा भी कह देंगे। sin थीटा निकालने के लिए मुझे एक्चुअली हाइपोटेन्यूज पता है डायरेक्टली, tan थीटा में मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता, मैं करूंगा तो tan थीटा ही डायरेक्ट मारूंगा। tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन mg, ये मुझे याद हो गया अच्छे से। इलेक्ट्रिकल फोर्स है k q स्क्वायर, ये q स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये डिस्टेंस x क्या है और ये mg, और ये tan थीटा की जगह में इसे sin थीटा लिख देता हूं, और sin थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो x बाय l इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर mg। बट मुझे सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन चाहिए, तो आई थिंक x क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर है। अब वो कुछ भी मांग सकता है, हो सकता है ये भी मांग ले। अच्छे केसेस हैं ये, बढ़िया केसेस है। छोटा एंगल अगर सवाल ने बोला है तो मैं tan थीटा को sin थीटा लिख सकता हूँ, वरना तो मुझे ये साइड निकालनी पड़ेगी हाइट, और tan थीटा में x अपॉन हाइट बोलूंगा। छोटा एंगल है तो sin थीटा, और sin थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x बाय l, ये x क्यूब प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर आ गया बस। ठीक है, ऑलराइट। इस सवाल का पार्ट बी लिख लीजिए, इस सवाल का पार्ट बी जो कि थोड़ा कठिन है, थोड़ा काम का है। ओके अक्षर, गॉट योर मैसेज, थैंक यू। ये बढ़िया काम बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, लिख दीजिए। The two bobs start losing their charges. दोनों ही अपना अपना चार्ज लूज कर रहे हैं at a constant rate. Now the velocity of approach of the charges is proportional to velocity of approach of the charges is proportional to अब अगर इनके चार्ज कम हो रहे हैं, तो फिर ये तो पास आएंगे ना, रिपल्शन कम हो रहा है ना। अब पहली बार इलेक्ट्रिकल फोर्स कम हो रहा है, लिख दीजिए द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज डिक्रीजिंग। अब mg भारी है, mg is dominating, so theta will decrease। खैर क्वेश्चन ने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल ही दिया है, वो तो कुछ हमारे को सोचना ही नहीं है, एग्जैक्टली ये सोचना नहीं है कि हो क्या रहा है। आपको ये देखना है कि आपको मैथमेटिकली किन किन चीजों में रिलेशन चाहिए। आपको v में और x में रिलेशन चाहिए, और ये क्वेश्चन बेसिकली इरोडोव का है, और पहले जेई मेन 2011 में आया, जेई मेन 2011, एंड वेरी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, ये नीट 2016 में भी आया, नीट 2016 में भी ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, और जेई मेन 2011, और डायरेक्ट एज इट इज इसको इरोडोव में से उठाया गया है। ठीक है, v और x में रिलेशन चाहिए। अप्रोच तो आप समझ ही रहे हैं, अप्रोच समझ रहे हैं, अप्रोच बता दीजिए मुझे।
जो एक्सेलरेशन है उसको v dv अपॉन dx ले लेंगे। यस सर। क्या? यस सर किसने बोला? सर एक्सेलरेशन को अपन फिर उसका इंटीग्रेशन करके v निकाल लेंगे। नहीं यार, एक्सेलरेशन तो मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं पता। मैं ही आपसे बात करता हूँ। देखिए मुझे अभी इसके पहले मैंने जानबूझ के आपसे निकलवाया था कि एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर एल। अब एल तो चेंज नहीं किया है, तो एक्स क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, और मैं एक्स प्रोपोर्शनल टू क्यू टू द पावर 2/3 कह देता हूं, है ना? अब बताइए क्या करूं? डिफरेंस। बस टाइम से डिफरेंशिएट कर देता हूं। dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू ये, इसी को वेलोसिटी कहते हैं। ये मेरी पहली इक्वेशन है। ये जो वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इसको मैं पहले q से डिफरेंशिएट करूंगा और फिर q टू t से करूंगा, तो जाएगा 2/3 q 2/3 minus 1 into dq by dt। ओके यार, उसने वेलोसिटी मांगी है तो dx by dt निकालना है। बस dx by dt निकालना है, तो पहले x निकाला मैंने, और अब ये जो वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, जैसा मैं 2/3 हटा रहा हूं, ये q टू द पावर -1/3 है, और इवन जो dq by dt है ये कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी के खाते में इसको भी हटा देता हूं मैं। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू q टू द पावर -1/3। ये एक ऑप्शन मैं आपको दे सकता था अगर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन क्वेश्चन होता तो, पर मुझे फाइनली x के टर्म्स में जाना है। मुझे फाइनली x के टर्म्स में जाना है। अब मैं यहां से फिर से बात करता हूं, ये इसको मैं 1 लिखता हूं। अब मैं वापस q टू द q के बदले यहां से लिख लेता हूं। अच्छा चलिए, q जो है वो x टू द पावर 3/2 है। q जो है q इज x टू द पावर 3/2, तो x टू द पावर 3/2 -1/3, so v is proportional to x to the power -1/2। बस यही आंसर मांगा था हम लोगों ने, यही आंसर मांगा है। सर ये तो इंटीग्रेशन वाला मेथड से भी आ जा रहा है। हाँ किंजल, फिर से जोर से बोलो बेटा, जोर से। ये इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी आ जा रहा है। यार मेरे को इंटीग्रेशन तो समझ नहीं आ रहा, क्या करेंगे उसमें इंटीग्रेशन? तो जैसे वो क्या कहते हैं, v dv by dx ले लिया अपन ने, dq by dt, मतलब ये तो कांस्टेंट है। हाँ dq by dt तो कांस्टेंट है। dq by dt कांस्टेंट है, और उसके नीचे फिर वो क्या कहते हैं, वो अपना r स्क्वायर। एक्सेलरेशन में जो v dv by dx है वो भी तो डिफरेंशिएशन ही है, हाँ वो इंटीग्रेशन थोड़ा ही ना है। हाँ, तो उसको फिर इंटीग्रेट किया है मैंने बाद में आके। ठीक है, ओके। अपनी वर्किंग आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है ना? फिलहाल जो नीट का लेवल चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड तो नहीं है। एनीवे खैर कुछ खास है भी नहीं। आपको बेसिकली x अगर वेलोसिटी पे जाना है तो ये समझ में आना चाहिए कि x निकालेंगे और dx by dt करेंगे, और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने dq by dt भी तो दिया है। दे आर लूजिंग चार्ज एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चूंकि वो dq by dt की बात कर रहा है इसलिए जरूर मैं dx by dt की भी बात करूंगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। अब हम पेंडुलम क्वेश्चन से बाहर आ गए हैं। अब एक क्वेश्चन लिख दीजिए। A charge q is placed at the center of line joining. The charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q. क्लास की बिगिनिंग में हमने एक बात पढ़ी थी, उसको पूरा और चेक कर रहे हैं। 2-3 बार 4 बार हम एक स्टेटमेंट आपको बता चुके हैं। लिख दीजिए, a charge q is placed at the center of line joining two equal charges capital Q, full stop। पहले जो है ना वो चार्ज स्मॉल q है,
जो पहला चार्ज मैंने मेंशन किया है वो लोअर केस लेटर है, वो स्मॉल क्यू है। क्वेश्चन ये है, ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है और ये क्यू है, ठीक है। अब आपको बताना है कि स्मॉल क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम, स्मॉल क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम, और 4 ऑप्शंस दे रहा हूं। नंबर 1, small q will be in equilibrium. Number 1, only if q is negative. Only if q is negative. Number 2, only if q is positive. Only if q is positive. Or number 3, for small q is equal to q by 4. For small q is equal to q by 4. Or number 4, for any value of q, for any value of q, हाँ अमरजोत, आपका आंसर मैंने देखा। ऑलराइट, सही है, शाबाश। हाँ किंचल, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट बताइए। अक्षत बताइए। For any value of q. हाँ सही बात है, या हम किसी को भी रख दें। वो तो हम बोल रहे थे, क्लास के शुरू में बोल ही रहे थे कि टू इक्वल और लाइक चार्जेस के मिड पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होता है। अभिषेक गुप्ता, ठीक है आपका आंसर, वही लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए वही लाइन कि मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस इज अ न्यूट्रल पॉइंट, is a neutral point. Here field is 0. Here field is 0. So force will also be 0. Here field is 0. So force will also be 0. So for any value of q, q की किसी भी वैल्यू के लिए, ये कितना भी हो, ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा, ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा। पर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा ना, तो मैं इसी क्वेश्चन से बात आगे बढ़ाऊंगा और मैं बात करूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, यानी इस पे भी इन दोनों के कारण नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस पे तो खैर इन दोनों के कारण नेट फोर्स 0 होता ही है, और इस पे भी इन दोनों के कारण नेट फोर्स 0 होना चाहिए। आज हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। ओके, ऑलराइट, दैट इज ऑल फॉर नाउ। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir.